19 जुलाई 2026 को यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने एक घोषणा की जो पहली नजर में कुछ खास असामान्य नहीं लग रही थी। उस दिन उन्होंने 2022 से यूक्रेन द्वारा तैनात नौसैनिक ड्रोन की श्रृंखला का एक और मानव रहित सतही पोत पेश किया जिसे कॉम्बैट डाइवर यूनिट ने बनाया था। इसकी खासियत खुद नाव नहीं थी बल्कि ये थी कि इसे यूक्रेनी नेशनल गार्ड के विशेष प्रयोजन केंद्र यूनिट ओमेगा ने बनाया था। इसकी डाइविंग टुकड़ी वही टीम है जिसने कुछ दिन पहले ड्रोन के जरिए कब्जे वाले क्रीमिया के साकी एयरबेस पर एक रूसी Su-24M बॉम्बर को नष्ट कर दिया था। उसे हमला करने के लिए उड़ान भरने से पहले ही तबाह कर दिया गया। जिन लोगों ने आसमान से बरसते हथियारों से उस रूसी बॉम्बर को उड़ाया था वही लोग अगली पीढ़ी के यूक्रेनी ड्रोन को समुद्र में ले जाने वाली नावों को डिजाइन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उसी नाव पर ध्यान देंगे, साथ ही दिखाएंगे कि यूक्रेन सीमित नौसेना के साथ समुद्री युद्ध कैसे लड़ता है और कई वर्षों में फैली नौसैनिक ड्रोन नवाचार की यात्रा ने ये कैसे संभव किया। यहाँ बॉम्बर ऑपरेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वजह है कि इस खास नाव की कहानी आमतौर पर हर हफ्ते आने वाली ड्रोन खबरों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। Su-24MS उन कई प्रकार के विमानों में से एक है जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी शहरों और अग्रिम मोर्चे की पोजीशनों पर ग्लाइड बम गिराने के लिए किया गया है। तो किसी एक को उड़ान भरने से पहले ही नष्ट कर देना रणनीतिक रूप से ड्रोन गिराने या समुद्र में किसी जहाज को नुकसान पहुंचाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये काफी ज्यादा मुश्किल भी है। इसके लिए लोगों को शारीरिक रूप से एक भारी सुरक्षा वाले रूसी एयरबेस के काफी करीब जाना पड़ता है ताकि वे ये काम लगभग अपने हाथों से कर सके। यही उस यूनिट का ट्रैक रिकॉर्ड है जिसने बाद में अपना नौसैनिक ड्रोन बनाया। यह कोई शोध एवं विकास टीम नहीं है जो युद्ध के बारे में किसी और की ऑपरेशन के बाद की रिपोर्ट से परोक्ष रूप से सीख रही हो। ये स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट अपने मिशनों के अनुभव से हार्डवेयर डिजाइन करती है। अब जानते हैं ओमेगा टीम ने क्या बनाया क्योंकि विवरण जरूरी है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के अनुसार इस पोत को डाइविंग डिटैचमेंट के इंजीनियरों ने एक यूक्रेनी नागरिक IT कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया, न कि केंद्रीय रक्षा खरीद प्रणाली से। मंत्रालय द्वारा जारी की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नाव को जापान में बनी सुजुकी आउटबोर्ड इंजन से चलाया जा रहा है और उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल लगा हुआ है जिससे यह संकेत मिलता है कि यह प्लेटफॉर्म अपने नियंत्रकों के साथ दृश्य सीमा से कहीं आगे तक संचालित होने और संपर्क में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। नाव को सीधे तौर पर एक मदरशिप के रूप में वर्णित किया गया है जो FPV ड्रोन ले जाती है जो फिर उड़कर दुश्मन को नष्ट कर देते हैं। यही पूरा विचार एक वाक्य में है। तो नाव खुद कोई हथियार नहीं है बल्कि सिर्फ एक शानदार डिलीवरी ट्रक है जो लक्ष्य क्षेत्र के करीब पहुंचने का काम करती है। फिर आते हैं असली मारक मशीन यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जिन्हें दुश्मन के पास से लॉन्च करना होता है और उनमें पर्याप्त बैटरी होनी चाहिए ताकि हमला कर सके। यह विचार जापोरिजिया सेक्टर से आया जहां ओमेगा की टीमें पहले से ही अग्रिम मोर्चे के पीछे मौजूद रूसी लॉजिस्टिक्स और उपकरणों पर FPV ड्रोन चला रही थी। वे भी उसी दीवार से टकरा रहे थे जिससे हर ऑपरेटर युद्ध में टकराता है। ड्रोन की बैटरियां सीमित दूरी तक ही साथ देती है, इसके बाद उसमें पावर नहीं बचती। डिलीवरी सिस्टम से रेंज काफी बढ़ सकती है। नौसैनिक प्लेटफॉर्म भी रेंज की समस्या वैसे ही सुलझाता है जैसे इन्फेंट्री के लिए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस। महंगे नाजुक हिस्से भेजने से पहले ज्यादा करीब पहुंचे। नेशनल गार्ड ने बताया कि वह पहले से ही इसी दृष्टिकोण से दक्षिणी यूक्रेन में मानव रहित टीमें चला रहा था। छोटी नावें, FPV ड्रोन और डाइविंग डिटैचमेंट का अपना सामरिक अनुभव मिलाकर रूसी वाहनों, बख्तरबंद उपकरणों, ईंधन टैंकरों और विद्युत संरचना को नष्ट करने के लिए लक्ष्य ये है कि तथाकथित तकनीक जिसका अर्थ है ड्रोन और दूर से संचालित प्रणालियां यूक्रेनी लड़ाकों की जान बचाए और साथ ही रूसी बलों के खत्म होने की दर को बढ़ाए। ये यूनिट सिर्फ स्ट्राइक मिशनों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार नाव के नए वर्जन FPV इंटरसेप्टर ड्रोन ले सकते हैं जिससे यही ढांचा मोबाइल तटीय वायु रक्षा प्रणाली बन जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस पोत का आधिकारिक नाम या तकनीकी जानकारी जारी नहीं की है, इसलिए इंजन और संचार संबंधी जानकारी सिर्फ तस्वीरों के आधार पर मानी जाए, पूरी स्पेक शीट के नहीं। इस नाव का उद्देश्य स्पष्ट है। नौसैनिक मदरशिप की अवधारणा नई नहीं है। यूक्रेन वर्षों से FPV ड्रोन ले जाने वाले समुद्री ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। नेवी के बैराकुडा सिस्टम से लेकर डिफेंस इंटेलिजेंस के कट्रान तक। नया यह है कि वही अग्रिम मोर्चे की विशेष अभियान इकाई निर्माण कर रही है जो रूसी विमानों के खिलाफ पानी के नीचे तोड़फोड़ मिशन करती है। उन्होंने एक निजी तकनीकी साझेदार के साथ मिलकर एक नौसैनिक ड्रोन डिजाइन और बनाया, बजाय इसके कि वे सामान्य रक्षा उद्योग की प्रक्रिया का इंतजार करते।
यही एक पैटर्न का हिस्सा है जो अब यूक्रेन के इस युद्ध को लड़ने के तरीके को परिभाषित करता है। इन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर अब इन्हें खुद बना रहे हैं, जिससे खरीद की कई परतें हट जाती हैं और वे मंत्रालय की बजाय फ्रंट लाइन की गति से बदलाव कर सकते हैं। इस पैटर्न की नौसैनिक युद्ध में अहमियत समझने के लिए हमें यूक्रेन के समुद्री ड्रोन कार्यक्रम की शुरुआत तक लौटना होगा, क्योंकि यह एक ऐसे देश की कहानी है जिसने पूर्ण पैमाने के आक्रमण की शुरुआत लगभग बिना किसी नौसेना के की थी और 4 साल बाद वह दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मानव रहित नौसैनिक युद्ध के प्रयोगों में से एक चला रहा है। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के समय यूक्रेन की पारंपरिक नौसेना काले सागर में कोई बड़ी ताकत नहीं थी। इसके सबसे सक्षम सतही युद्धपोत युद्ध की शुरुआत में ही खो गए या डुबो दिए गए ताकि वे रूस के हाथ न लगे। रूस का काला सागर बेड़ा, जो कब्जे वाले क्रीमिया के सेवस्तोपोल में था, का समुद्र पर नियंत्रण था। उस बेड़े ने यूक्रेनी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी, ओडेसा के पास उभयचर लैंडिंग की धमकी दी और पूरे देश में लक्ष्यों पर मिसाइलें दागने के लिए एक तैरता हुआ मिसाइल प्लेटफॉर्म बन गया। यूक्रेन ने अप्रैल 2022 में नेपच्यून एंटीशिप मिसाइलों से रूसी बेड़े के प्रमुख युद्धपोत क्रूजर मोस्कवा को डुबो दिया था। यह रूसी नौसेना के लिए झटका था, क्योंकि रूस जापान युद्ध के बाद पहली बार किसी दुश्मन के प्रमुख युद्धपोत को डुबोया गया। हालांकि ये सिर्फ एक बार की मिसाइल स्ट्राइक थी, कोई दोहराई जाने वाली प्रणाली नहीं थी। यूक्रेन को कुछ ऐसा चाहिए था जिसे वह बड़े पैमाने पर कम खर्च में और बिना शिपयार्ड के बना सके। वो एक छोटी विस्फोटकों से भरी नाव थी जो पानी की सतह के करीब रहती, रडार पर दिखना और निशाना लगाना बेहद मुश्किल था। यूक्रेनी डेवलपर्स ने 2022 की वसंत ऋतु में उस चीज को डिजाइन करना शुरू किया जो आगे चलकर मैगुरा सीरीज बनी और अक्टूबर तक ऑपरेशनल मैगुरा V5 से पहले के शुरुआती प्रोटोटाइप नावों ने खुद सेवास्तोपोल हार्बर पर एक छापेमारी में हिस्सा लिया। ये रूसी काला सागर बेड़ा का मुख्य अड्डा है। शुरुआती छापेमारी में उस समय बेड़े के सबसे नए प्रमुख युद्धपोत फ्रिगेट एडमिरल मकारोव और एक माइन स्वीपर को नुकसान हुआ। उस रात ड्रोन ने कुछ नहीं डुबोया, लेकिन छापेमारी ने साबित किया कि विचार सफल है। कुछ ही सस्ती बिना चालक नावें रूस के सबसे सुरक्षित नौसैनिक अड्डे काला सागर में गहराई तक पहुंची। इसके बाद कार्यक्रम तेजी से बढ़ा। यूक्रेन की सैन्य खुफिया निदेशालय या GUR मगुरा परिवार की प्रमुख संचालक बन गई और 2023 तक ये नावें यूक्रेनी तटों से काफी दूर तक जाने लगी थीं। मई 2023 में 3 मगुरा ड्रोन ने रूसी खुफिया जहाज इवान कुर्स पर हमला कर उसे क्षति पहुंचाई, जो यूक्रेन से सैकड़ों मील दूर था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने सी बेबी नामक समानांतर नौसैनिक ड्रोन तैनात किए और जुलाई 2023 में सी बेबी ड्रोन, जिनमें लगभग 1 टन विस्फोटक भरे थे, ने केर्च जलडमरू मध्य पुल पर हमला किया, जो कब्जे वाले क्रीमिया और मुख्य भूमि रूस के बीच भौतिक और प्रतीकात्मक कड़ी है। सी बेबी ड्रोन को बाद में नौसैनिक बारूदी सुरंगें बिछाने, रॉकेट लॉन्चर ले जाने और बेड़ा वहां स्थानांतरित होने के बाद नोवरोसिस्क के पास अतिरिक्त रूसी जहाजों पर हमला करने के लिए अनुकूलित किया गया। वह मोड़ जिसने नौसैनिक ड्रोन को एक परेशानी के बजाय एक रणनीतिक हथियार के रूप में वास्तव में स्थापित कर दिया, 2024 की शुरुआत में आया। जनवरी के अंत में मागुरा V5 ड्रोन ने टारंटुल क्लास मिसाइल कार्वेट इवान नोवेट्स और फरवरी के मध्य में रापुचा क्लास लैंडिंग शिप को डुबो दिया। अर्कुनिको कहते हैं, नौसैनिक युद्ध में ये पहली बार था जब नौसैनिक ड्रोन से दुश्मन के युद्धपोत डूबे, न कि सिर्फ इस युद्ध में बल्कि इतिहास में भी। पहले सेवस्तोपोल हमले के करीब 1 साल में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेनी समुद्री ड्रोन और मिसाइल हमलों से लगभग 2 दर्जन रूसी जहाज डूबे या क्षतिग्रस्त हुए। 2023 और 2024 में काला सागर बेड़े का अधिकतर हिस्सा सेवस्तोपोल से पूर्व की ओर सैकड़ों किलोमीटर दूर शुरू में सुरक्षित माने गए नोवोरोसिस्क बेस पर स्थानांतरित हो गया, लेकिन वह सुरक्षा अस्थायी रही। यह स्थानांतरण युद्ध के सबसे स्पष्ट परिणामों में है। जिस देश की कोई उल्लेखनीय नौसेना नहीं, उसने परमाणु शक्ति वाले काला सागर बेड़े का बड़ा हिस्सा सेवस्तोपोल बेस से हटने को मजबूर कर दिया, वो भी खास नावों के जरिए। इनकी कीमत लाखों डॉलर थी। नोवोरोसिस्क तक पीछे हटने से भी रूस की समस्या हल नहीं हुई। यूक्रेनी समुद्री ड्रोन अपनी पहुंच बढ़ाते रहे। यूक्रेनी नियंत्रण वाले तट से 500 मील दूर लक्ष्यों पर भी हमला होने लगा और मगुरा परिवार ने अपनी क्षमताएं बढ़ाई। 2025 की शुरुआत तक यूक्रेन ने मगुरा V5 ड्रोन को सी ड्रैगन नामक इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल से लेस किया, जो पुराने सोवियत R-73 एयर टू एयर मिसाइल पर आधारित थी, और क्रीमिया के पास रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टरों को गिरा दिया। ये पहली बार था जब किसी नौसैनिक सतह ड्रोन ने विमान गिराया। अब बड़े वेरिएंट मगुरा V7 में अपनी एयर डिफेंस मिसाइलें भी हैं, जो एक इम्प्रोवाइज्ड स्पीड बोट के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें आगे की तरफ विस्फोटक चार्ज लगाया गया था। वो लगभग 3 साल के भीतर एक मल्टी रोल नौसैनिक प्लेटफॉर्म बन गया,
जो जहाजों पर हमला करने, जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाने और विमानों को मार गिराने में सक्षम है। क्षमताओं के इसी विकास क्रम से ओमेगा बोट के पीछे मदरशिप अवधारणा आई। जब यूक्रेन के पास भरोसेमंद रडार से बचने वाले सतह ड्रोन आ गए जो खुले पानी को पार करते हुए भी बच सकते थे, तो अगला तार्किक कदम ये था कि उन्हें केवल एक बार इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक नौका के रूप में देखना बंद किया जाए और उन्हें अन्य प्रणालियों के लिए डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। नेवी ने जुलाई 2026 के मध्य में इसे अपनाया और बहुस्तरीय ड्रोन ऑपरेशन दिखाया, जिसमें बेराकुडा ड्रोन बोट सिस्टम ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर हमला किया। वहीं एक अन्य ड्रोन ले जाने वाले पोत ने टोही और FPV स्ट्राइक ड्रोन लॉन्च किए। नाव के ऑनबोर्ड ड्रोन मंडरा सकते हैं, लक्ष्य की पुष्टि कर सकते हैं और हमले को उतनी तेजी से दूसरे सिस्टम को सौंप सकते हैं जितना कि एक एकल उद्देश्य वाले कामिकाजे वाहन कभी नहीं कर सकते, जिससे सटीकता और प्रभावशीलता सीधे बढ़ जाती है। मदरशिप प्रवृत्ति की दूसरी शाखा वायु रक्षा है, जो युद्ध के अगले चरण में अधिक अहम हो सकती है। डेली न्यूज के मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अप्रैल 2026 में यूक्रेनी बिना चालक दल समुद्री ड्रोन ने अपने डेक से इंटरसेप्टर लॉन्च कर रूसी शाही ड्रोन गिराया, जिसे यूक्रेन ने नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के लिए दुनिया में पहली ऐसी घटना बताया। ये तथ्य है कि समुद्री ड्रोन इंटरसेप्टर सिस्टम जैसे स्टिंग के लिए व्यावहारिक लॉन्च प्लेटफॉर्म है, इसलिए वे काले सागर के तट के पास समुद्र में रहकर उन दिशाओं और दूरियों से शहरों की रक्षा कर सकते हैं जहां जमीनी वायु रक्षा नहीं पहुंच पाती। यूक्रेन के सैन्य खुफिया निदेशालय ने बताया कि रूसी कोस्ट गार्ड ने छोटे हथियारों से यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन समूह को रोकने की कोशिश की। उस प्लेटफॉर्म ने FPV ड्रोन लॉन्च किए, जिन्होंने कई रूसी कर्मियों को घेरकर मार गिराया। इसका असर सिर्फ समुद्री युद्ध तक सीमित नहीं है। यूक्रेन की मदरशिप रणनीति हर उस क्षेत्र में दिख रही है जहां वह बिना चालक सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो यह तही अधिक व्यापक संरचनात्मक बदलाव की सिर्फ एक शाखा है। जमीन पर जुलाई 2026 के मध्य यूक्रेन की 123वीं पृथक क्षेत्रीय रक्षा ब्रिगेड ने अस्थायी लैंडिंग क्राफ्ट का उपयोग किया। मिकोलाइव ओब्लास्ट के किम्बन स्पिट में मशीन गन से लैस ग्राउंड रोबोट को रूसी कब्जे वाले तट तक पहुंचाकर सीधे युद्ध भूमिका में तैनात किया गया। यह पहली बार था जब समुद्री प्लेटफॉर्म ने ग्राउंड रोबोट को कब्जे वाले तट पर मिशन अंजाम देने के लिए पहुंचाया, उतारा और सक्षम बनाया। हवा में यूक्रेनी बल भारी बॉम्बर प्रकार के UAV का उपयोग कर रहे हैं ताकि एक तरफा हमले के लिए ग्राउंड रोबोट्स को रूसी ठिकानों पर आगे के हमलों के लिए पहुंचाया जा सके। ये उन ग्राउंड रोबोट्स की ऑपरेशनल रेंज को बढ़ा देता है, जबकि बड़े और महंगे बॉम्बर ड्रोन को असली हमले के दौरान रूसी वायु रक्षा से दूर रखता है। इन सबको एक साथ जोड़े नौकाएं FPV ड्रोन और इंटरसेप्टर लॉन्च कर रही है। नौकाएं ग्राउंड रोबोट्स को तट पर पहुंचा रही है, बॉम्बर ग्राउंड रोबोट्स को अंदरूनी इलाकों तक पहुंचा रहे हैं और इससे एक स्पष्ट सिद्धांत उभरता है। यूक्रेन ने बिना चालक वाले प्लेटफॉर्मों की एक पूरी लॉजिस्टिक्स लेयर तैयार की है, जिनका एकमात्र काम एक छोटे, सस्ते और आसानी से गवाए जा सकने वाले हथियार को इतना करीब पहुंचाना है कि वह असरदार हो सके, और इसके लिए किसी व्यक्ति या महंगे संसाधन को जोखिम में नहीं डालना पड़ता। ये जानना भी जरूरी है कि इसे किसने बनाया। यूक्रेन का ड्रोन उद्योग कभी पारंपरिक रक्षा खरीद प्रणाली जैसा एक केंद्रीकृत ऊपर से नीचे चलने वाला कार्यक्रम नहीं रहा। ये निजी निर्माताओं, स्वयंसेवकों द्वारा वित्त पोषित कार्यशालाओं का एक विकेंद्रीकृत इकोसिस्टम है और अब तेजी से अग्रिम पंक्ति की इकाइयां खुद ही हार्डवेयर डिजाइन कर रही है, जो उन्होंने महीनों की वास्तविक युद्ध उपयोग से सीखा है। फ्रंटलाइन रोबोटिक्स जैसे यूक्रेनी निर्माता, वे अपने ड्रोन में हर महीने करीब 20 छोटे डिजाइन बदलाव और हर 6 महीने में बड़े अपडेट करते हैं। यह पुनरावृत्ति गति है जिसे ज्यादातर पश्चिमी सेनाओं की पारंपरिक रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में लगभग अकल्पनीय माना जाता है। ओमेगा की डाइविंग टुकड़ी, जो निजी IT पार्टनर संग अपनी नाव बना रही है, उसी संस्कृति में पूरी तरह मेल खाती है। ये वे ऑपरेटर हैं जिन्हें पता है कि उनके FPV ड्रोन की बैटरी कहां खत्म होगी और रूसी तटीय रक्षा नीची प्रोफाइल वाले कैसे प्रतिक्रिया देती है। तेजी से चलने वाले पोत पर और विशेष ऑपरेशन मिशन के दौरान एक डाइविंग टीम को सपोर्ट प्लेटफॉर्म से ठीक क्या चाहिए और आवश्यकताएं लिखने और किसी और के बनाने का इंतजार करने के बजाय उन्होंने इसे खुद ही बना लिया। यूक्रेन का नौसैनिक ड्रोन कार्यक्रम अब अन्य सेनाओं की सोच को भी प्रभावित कर रहा है, जो दिखाता है कि यह तकनीक सेवास्तोपोल बंदरगाह में किए गए उन शुरुआती डगमगाते प्रोटोटाइप अभियानों के आफ्टर से काफी आगे बढ़ी है। अमेरिकी सेना ने पहली बार ईरान में अभियानों के दौरान हथियारबंद मानव रहित सतही जहाजों का युद्ध में उपयोग किया और उससे पहले अमेरिकी विशेष अभियान बलों ने फिलीपींस में अभ्यास के दौरान यूक्रेनी मगुरा समुद्री ड्रोन का परीक्षण किया, जो सस्ते, तेज और पहचान में मुश्किल नौसैनिक हमले वाले जहाजों में रुचि दर्शाता है। दक्षिण चीन सागर में तनाव को देखते हुए मगुरा परिवार
या उसके उप उत्पाद अमेरिकी नौसेना के मानक उपकरण नहीं बनेंगे। लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि यूक्रेन ने जो संचालन संबंधी सबक दिए हैं, जो अपनी लगभग न के बराबर नौसेना के साथ कहीं बड़ी नौसेना से लड़ रहा है, उनका अध्ययन किया जा रहा है और कम से कम एक मामले में देश के सबसे बड़े सैन्य समर्थक द्वारा उन्हें सीधे अपनाया भी गया है। ये यूक्रेन के लिए असामान्य स्थिति है। इस युद्ध में अधिकतर क्षेत्रों में यूक्रेन को पश्चिमी तकनीक और सिद्धांत मिले हैं, लेकिन नौसैनिक ड्रोन के मामले में यह प्रवृत्ति उलट गई है। जरूरी है कि हम कटरान और बैराकुडा को सही से समझें, क्योंकि इस कहानी में दोनों नामों का अक्सर गड्ढमड इस्तेमाल होता है, जबकि वे एक जैसे नहीं हैं। कटरान को यूक्रेन के रक्षा खुफिया निदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है और मैगुरा परिवार की तरह यह मुख्य रूप से एक स्ट्राइक और टोही प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता रहा है। बैराकुडा नौसेना का है और 14 जुलाई की नौसेना डेमोन्स्ट्रेशन के अनुसार यह खासतौर पर मदरशिप के रूप में बनाया गया है, जो ऑनबोर्ड सिस्टम से लक्ष्य पर हमला कर मुकाबले को आगे बढ़ाने के लिए अधीनस्थ FPV ड्रोन लॉन्च करता है। ओमेगा बोट बराकुडा की अवधारणा एकल उद्देश्य वाले स्ट्राइक ड्रोन जैसे शुरुआती मैगुरा वेरिएंट से ज्यादा मिलती है। यह पहले कैरियर है, हथियार बाद में। इसे दोनों सरकारी प्रोग्राम से अलग बनाता है। इसकी उत्पत्ति कॉम्बैट यूनिट के इंजीनियर निजी साझेदार संघ औपचारिक खरीद चैनल से बाहर काम कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि यह इकोसिस्टम कितनी तेजी से और व्यापक रूप से बढ़ रहा है, इसे संख्याओं में देखना भी जरूरी है। यूक्रेन ने 2025 में लगभग 10,000 ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम बनाए थे और 2026 में लगभग 50,000 का लक्ष्य रखा है, जो एक ही साल में 5 गुना बढ़ोतरी है। यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ ऐसे उत्पादन आधार को औपचारिक समर्थन देने की दिशा में बढ़ रहा है। जुलाई 2026 के मध्य EU और यूक्रेन ने ड्रोन समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि यूक्रेनी और यूरोपीय कंपनियां संयुक्त उद्यम अधिक आसानी से बना सके और नौकरशाही बाधाएं दूर हों। यूरोपीय आयोग ने एक EU यूक्रेन ड्रोन गठबंधन शुरू किया, जिसमें कंपनियां, शोधकर्ता और सशस्त्र बल शामिल हैं। इसके 18 संस्थापक सदस्यों की पहली बैठक सितंबर में ब्रुसेल्स में होगी। उस पैसे या नीति ढांचे में से कोई भी ओमेगा नाव को सीधे तौर पर नहीं बना पाया। वह जहाज एक डाइविंग यूनिट और एक निजी यूक्रेनी IT कंपनी की अपनी पहल पर काम करने से आया है। लेकिन यह कहानी जिस व्यापक प्रवाह में तैर रही है, वही असली बात है। युद्धकालीन अर्थव्यवस्था ने अग्रिम मोर्चे पर होने वाले जुगाड़ को नए हथियारों के वैध स्रोत के रूप में मानना सीख लिया है, न कि इसे केंद्रीकृत या धीमा किया जाए। 2026 की गर्मियों तक काले सागर में रूस की स्थिति कहां होगी? नोवोरोसिस्क लौटने के बाद से तस्वीर ज्यादा नहीं बदली, लेकिन दबाव बढ़ रहा है। रूस के काले सागर बेड़े को अपनी गतिविधियां बदलनी पड़ी है और अब उसके बड़े पैमाने पर कार्रवाई के मौके युद्ध के शुरुआती दौर की तुलना में काफी कम हो गए हैं। अब तटरेखा पर रूसी बलों के सामने खतरे का रूप बदल गया है। पहले कुछ ड्रोन लॉन्च पॉइंट से युद्धपोतों को दूर रखना काफी था। अब रूसी योजनाकारों को उन छोटी नावों का भी ध्यान रखना है जो विस्फोटक, FPV झुंड, इंटरसेप्टर ड्रोन, ग्राउंड रोबोट या इनका मिश्रण ले जा सकती हैं। इन्हें कोई भी लॉन्च कर सकता है, चाहे वो नौसेना के क्रू हों, खुफिया ऑपरेटर्स हों या कोई स्वतंत्र रूप से काम करने वाली स्पेशल ऑपरेशंस डाइविंग यूनिट। यही अनिश्चितता असल में वह रणनीतिक संपत्ति है जिसे यूक्रेन ने यहाँ तैयार किया है। एक पारंपरिक नौसेना महंगी होती है, उसका विस्तार धीमा होता है और उसे ट्रैक करना आसान होता है। वहीं छोटे, सस्ते और विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्मों का एक वितरित इकोसिस्टम, जिसे वही लोग डिजाइन करते हैं जो वास्तव में उनका इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कोई भी बात उस पर लागू नहीं होती। ओमेगा का नया मदरशिप भी इस ट्रेंड में शामिल है, जो धीमा नहीं हो रहा। इन रणनीतियों का असली मकसद शायद रूसी नौसेना नहीं, बल्कि अधिकृत क्रीमिया है। वहाँ यूक्रेन साहसिक कदम उठा रहा है। कुछ विश्लेषक इसे उनका ही मानते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें।